डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के सेकेंड पेपर इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सेकेंड चैप्टर आर्थिक वृद्धि के कारक, आर्थिक वृद्धि के कौन से कारक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक वृद्धि के कारक, मैं सुनंदा देवपुरा आपको इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आर्थिक वृद्धि के कारकों में यानी आर्थिक वृद्धि के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक वृद्धि के कारक में पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कारक है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। विश्व के समस्त देशों में आर्थिक वृद्धि हुई है, परंतु उनकी वृद्धि दरें एक दूसरे से भिन्न रहती हैं। वृद्धि दरों में असमानता उनकी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी एवं अन्य स्थितियों के कारण पाई जाती हैं। ये स्थितियां आर्थिक वृद्धि के कारक हैं। तो आर्थिक वृद्धि के कारक में फर्स्ट जो हम प्राकृतिक साधन पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। किसी देश की आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक साधन या अर्थशास्त्र के अर्थ में भूमि है। इसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति, स्थिति, क्षेत्र, बनावट, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, जल साधन, समुद्री साधन आदि शामिल होते हैं। तो ये सब मिलाकर के किसी भी देश की प्राकृतिक संसाधन बनाते हैं। तो इन सब को हम एक एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भूमि, यानी उस देश की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भूमि, लैंड। कुछ अल्प विकसित देशों में भूमि के उपजाऊपन के अनुकूल साधनों को अपनाने के कारण उत्पादन में आवश्यक वृद्धि हुई है। दूसरा है जलवायु। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए कृषि भी वनस्पति की ही देन है। जहाँ वनस्पति अत्यंत सघन और नियंत्रित है, वहाँ कृषि का विकास तीव्रता से हुआ है। यानी जलवायु भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही अहम आर्थिक वृद्धि का कारक है। तीसरा, खनिज पदार्थ, किसी भी देश की खनिज संपदा। प्राकृतिक साधनों में खनिज पदार्थों का अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा है। खनिज पदार्थ यानी उस देश में जो भी औद्योगिक इकाइयों में उपयोग में लाने वाला जो खनिज पदार्थ है, वो उस देश की आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हुई है। एक देश जो आज साधनों से निर्धन माना जाता है, कुछ समय पश्चात समृद्ध माना जा सकता है, जिसका कारण यह नहीं है कि अज्ञात साधनों की खोज हुई है, बल्कि ज्ञात साधनों की नए उपयोगों की खोज हुई है। वो देश भी अधिक आर्थिक तरक्की कर लेता है। उसके बाद है औद्योगिक विकास। किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसकी आर्थिक वृद्धि का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अल्प विकसित देशों में औद्योगिक विकास का आधार प्राकृतिक साधन ही हैं, जैसा कि भारत में कच्चा लोहा, कोयला, अभ्रक प्रचुर मात्रा में होने के कारण औद्योगिक विकास संभव हुआ है। यानी किसी भी देश में उपलब्ध जो खनिज पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो उस देश के औद्योगिक विकास को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक साधन ही इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार हैं। उदाहरण के लिए खाड़ी के देशों में पेट्रोल, अफ्रीका में सोना, टिन, तांबा तथा पेट्रोल ही इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार रहा है। तो
जो प्राकृतिक साधन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार रहे हैं, जिनमें पेट्रोल, टिन, सोना इत्यादि, तांबा इत्यादि आ जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार होते हैं और इससे उस देश की आर्थिक वृद्धि संभव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार का आधार। अल्प विकसित देशों में लोगों की आजीविका का आधार प्राकृतिक साधनों पर निर्भर उद्योग धंधे हैं। इन देशों में ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। कई उद्योग विशेष रूप से कृषि पर आधारित हैं, जैसे पशुपालन उद्योग, इसके साथ साथ ऊन से बने कपड़ों का उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कागज़ उद्योग इत्यादि। अतः अल्प विकसित देशों में रोजगार का आधार प्राकृतिक साधनों पर आधारित उद्योग है। तो अल्प विकसित देशों में रोजगार का जो आधार है मुख्य रूप से प्राकृतिक साधनों पर आधारित है। और नेक्स्ट 7 पॉइंट है आर्थिक संपन्नता का आधार। अर्थात अल्प विकसित देशों की आर्थिक संपन्नता का आधार इन देशों के प्राकृतिक साधनों पर अधिक निर्भर करता है। प्राकृतिक साधनों का सही विदोहन आधुनिक तरीकों पर भी निर्भर करता है। निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए प्राकृतिक साधनों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तो अल्प विकसित देश जिनमें निर्धनता का दुष्चक्र है, उन देशों में भी प्राकृतिक साधनों का अगर विकास किया जाता है तो वो भी आर्थिक संपन्नता का आधार बनती है। ये था प्राकृतिक संसाधनों के जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आर्थिक कारक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आर्थिक कारक है, जो आर्थिक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है, वो है पूंजी निर्माण। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आर्थिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है या आर्थिक वृद्धि जिसकी वजह से होती है, वो है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। आर्थिक वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण कारक पूंजी निर्माण है। पूंजी निर्माण से अभिप्राय भौतिक उत्पादन साधनों का निर्माण है। पूंजी निर्माण का अर्थ है कि समाज अपनी समस्त चालू क्रिया को आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप तत्कालिक उपभोग पर लागू नहीं करता, बल्कि एक भाग को पूंजीगत वस्तुओं, संयंत्रों व उपकरणों, मशीनों एवं परिवहन सुविधाओं, यंत्रों के निर्माण में लगा देता है। सब कुछ हम प्रेजेंट कंजम्पशन पे खर्च ना करें, बल्कि कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। सब कुछ हम वर्तमान पर खर्च ना कर दें और हम भविष्य में पूंजी निर्माण के लिए भी कुछ बचा के रखें। इस प्रकार पूंजी निर्माण पूंजीगत पदार्थों में निवेश है, जिससे पूंजी में वृद्धि होती है तथा राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय बढ़ते हैं। अब पूंजी निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पूंजी निर्माण की 3 अवस्थाओं में पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट है वास्तविक बचतों में वृद्धि, यानी जो बचतें हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए। अल्प विकसित देशों में बचतों के निर्माण में वृद्धि एक गंभीर समस्या है। बचत वास्तव में उपभोग पर निर्भर करती है, साथ साथ उत्पादन के स्तर में वृद्धि पर भी। क्योंकि अल्प विकसित देशों में लोगों की आय कम होती है, उनका उपभोग का स्तर अनुपातिक दृष्टि से अधिक होता है, तो उनकी बचतें बहुत कम होती हैं। तो उनकी बचतों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्प विकसित देशों में लोगों का उपभोग स्तर ही निम्न होता है, उत्पादन में वृद्धि उतनी नहीं हो पाती जितनी तीव्रता से जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो उसकी वजह से उनकी आय कम होने की वजह से उनमें वास्तविक बचतों में वृद्धि बहुत ही कम हो पाती है। अतः कर नीति लचीली होनी चाहिए, जिससे कर का बोझ कम पड़े और लोग अपनी आय में से कुछ बचत कर सकें।
तो आर्थिक विकास होने के साथ साथ देश के लोगों की आय बढ़ती है और बचतों में भी वृद्धि होती है। तो वास्तविक बचतों में वृद्धि तब हो सकती है जब लोगों की आय बढ़े, उत्पादन बढ़े, आय बढ़े, और तभी लोगों की वास्तविक बचतों में वृद्धि हो पाएगी। और जब वास्तविक बचतों में वृद्धि होगी तब पूंजी निर्माण भी हो पाएगा। और पूंजी निर्माण का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है बचतों को एकत्रित करना। बचतों को एकत्रित करना। पूंजी निर्माण की अवस्था में बचतों को एकत्रित करने तथा इच्छित दिशा में मोड़ देने के लिए ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं का होना आवश्यक है। इन बचतों को कौन इकट्ठा करता है? ऋण संस्थाएं या वित्तीय संस्थाएं। लेकिन अल्प विकसित देशों में कुशल वित्तीय संस्थाओं की कमी रहती है। साधारण तौर से बचत करने वाला बचत पर अधिक ब्याज दर चाहता है और अपनी पूंजी को भी सुरक्षित रखना चाहता है। ये सभी सुविधाएं वित्तीय संस्थाओं के विस्तार से ही संभव है। तो बचतों को एकत्रित करने का कार्य बैंक्स करते हैं, और जितना इनका विस्तार होगा, जितना वित्तीय संस्थाओं का विस्तार होगा, बचतें एकत्रित करना किसी भी अल्प विकसित देश के लिए अधिक आसान होगा। अब जो एकत्रित की गई बचतें हैं, तीसरा पार्ट आता है इन बचतों का निवेश करना। बैंक्स ने जो बचतें एकत्रित की हैं, उन बचतों को किस प्रकार से निवेश किया जाए। इन बचतों का पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग के लिए निवेश करने का कार्य भी वित्तीय संस्थाएं यानी बैंक्स करते हैं, और बचत करने वाले वर्ग से साधनों को प्राप्त करके निवेश करने वाले वर्ग तक पहुंचाते हैं। तो ये वित्तीय संस्थाएं यानी बैंक्स जो हैं, वो बचतों को निवेश करने का कार्य भी करते हैं। तो वित्तीय संस्थाओं में प्रमुख बैंक, बीमा कंपनियां, सहकारी संस्थाएं हैं। दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इन बचतों को निवेश करने के लिए वित्तीय संस्थाएं हमें पूरा सहयोग प्रदान करती है। अब आता है पूंजी निर्माण का कार्य। ये पूंजी निर्माण का कार्य कैसे किया जाता है? पूंजी निर्माण आर्थिक वृद्धि की प्रमुख कुंजी है। एक ओर तो यह अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग को व्यक्त करती है, और दूसरी ओर यह भावी उत्पादन के लिए उत्पादकीय क्षमता का निर्माण करता है। अल्प विकसित देशों के लिए तो इसका विशेष महत्व होता है। देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या ही हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है। पूंजीगत पदार्थों में निवेश से केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ता, बल्कि रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं। पूंजी निर्माण द्वारा ही तकनीकी उन्नति होती है। इससे विशिष्टीकरण एवं बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं। ये बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए मशीनें, संयंत्र, साज सामान प्रदान करने में सहायक होता है। इसके द्वारा ही देश में सामाजिक एवं आर्थिक ऊपरी सुविधाएं जैसे बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि संभव होते हैं। इससे प्राकृतिक साधनों का उपयोग, औद्योगिकरण, कृषि विकास एवं मार्केट का विस्तार होता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। अतः अल्प विकसित देश जो निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, उनके लिए पूंजी निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है पूंजी श्रम अनुपात। पूंजी श्रम अनुपात क्या है? अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी कम होने के कारण एवं उत्पादन क्षमता कम होने के कारण पूंजी उत्पादन अनुपात कम होता है। इसमें पूंजी श्रम अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। अति जनसंख्या वाले अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि का संबंध पूंजी श्रम अनुपात की वृद्धि से होता है। जो देश पूंजी श्रम अनुपात को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम, जनसंख्या बढ़ाने से पूंजी श्रम अनुपात कम हो जाता है, इसलिए पूंजी श्रम अनुपात की कमी को दूर करने के लिए शुद्ध निवेश की अधिक मात्रा चाहिए, जो अल्प विकसित देशों में संभव नहीं है।
द्वितीय, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो तो इच्छित निवेश की मात्रा के लिए पर्याप्त बचतों का होना आवश्यक है। अगर बचतें अधिक होंगी और जनसंख्या कम होंगी तभी हम पूंजी श्रम अनुपात को बढ़ा सकते हैं, जो आर्थिक वृद्धि का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक है। तो आज हम फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि के कारकों में मुख्य रूप से आज हमने 2 कारक पढ़े हैं, प्राकृतिक साधन और पूंजी निर्माण। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के आर्थिक वृद्धि के कारक जैसे संगठन, प्रौद्योगिक उन्नति, श्रम विभाजन, संरचनात्मक परिवर्तन इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ सुनंदा देवपुरा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। प्लीज़ रिवाइज इट थॉरली। थैंक यू सो मच।